बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आयशा गियास और आज मैं अपने चैनल के थ्रू बात करना चाहूँगी हाउसवाइफ एक्जिमा के बारे में, जिसको हम आम ज़ुबान में चंबल कहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, रिलेटिव्स और मेरे जानने वाले चूँकि इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं, इसमें मुब्तला हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वाई नॉट आप अपने चैनल के थ्रू इस टॉपिक के ऊपर भी बात करें। और इसके बारे में भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं और ऐसी बातें हैं जो कि ठीक नहीं हैं, आप लोगों के लिए जानना वो बहुत ज़रूरी है। सो मैंने सोचा कि आज हम बात करेंगे चंबल के बारे में, जिसको हम आमतौर पर हाउसवाइफ एक्जिमा भी कहते हैं। हम इसे हाउसवाइफ एक्जिमा क्यों कहते हैं? बिकॉज़ हमारी बहुत सारी बहनें, माएँ और हमारी फ़ीमेल पेशेंट्स इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, क्योंकि घरों में ज़्यादातर डिटर्जेंट बेस्ड जो काम हैं वो फ़ीमेल्स करती हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल डिश वॉशिंग करना, बर्तन धोना या कपड़े धोना या इस किस्म की और चीज़ें जिसमें कि डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल होता है, साबुन या सर्फ़ का इस्तेमाल होता है, तो वो ज़्यादातर काम चूँकि फ़ीमेल्स करती हैं, इसलिए चंबल का मसला ज़्यादातर ख़वातीन में देखा गया है। लेकिन इससे मर्द हज़रात भी मुबर्रा नहीं हैं, और कुछ ऐसे मेल पेशेंट्स में भी एक्जिमा हम देखते हैं जिनको या तो प्रोफेशनली इस चीज़ के साथ एक्सपोज्ड हैं या जिनका काम इस नौइयत का है कि उनके हाथों पर या जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर केमिकल्स का एक्सपोजर है। चंबल की अगर हम बात करें तो चंबल की बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अक्सर औक़ात पेशेंट जब मेरे पास क्लिनिक पर आते हैं और एग्ज़ामिनेशन के बाद जब मैं उन्हें डिस्क्लोज़ करती हूँ कि आपको चंबल की शिकायत है या एक्जिमा से आप सफ़र कर रहे हैं, तो नेक्स्ट बात समटाइम्स वो मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब चंबल तो इस तरह की होती है, या चंबल तो हमने ऐसी देखी है, ये तो चंबल नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि चंबल की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। देखने में चंबल मुख्तलिफ़ तरीके से प्रेजेंट कर सकती है, मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स में, बच्चों में डिफरेंट, बड़ों में डिफरेंट, बूढ़ों में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अनासर हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि चंबल की प्रेजेंटेशन को डिफरेंट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का डिटर्जेंट एक्सपोजर ज़्यादा है तो उसको चंबल डिफरेंट नौइयत की होगी। बच्चों में चूँकि डिटर्जेंट एक्सपोजर नहीं होता तो उनके फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, और कई दफ़ा पैदाइशी तौर पे कुछ लोगों में चंबल होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उनमें ज़्यादा मुमकिना तौर पे चंबल बड़े होने के बाद हो सकती है। सो इसमें कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स आते हैं और कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स आते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स को यानी मौरूसी अनासिर को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हम इन्हीं के साथ पैदा होते हैं और इन्हीं के साथ हमें आखिरी वक्त तक चलना है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कि माहौलियाती असरात जो कि चंबल को बढ़ाने का या चंबल पैदा करने का बायस बन सकते हैं, हम उनसे खासे कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। उनको काफ़ी हद तक हम चेंज करके अपनी चंबल की बीमारी को कम या ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों में चंबल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेजेंट करती है और इसके बहुत ज़्यादा किस्म की डायग्नोसिस या तशख़ीस हो सकती हैं। एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है कि बच्चे की चंबल किस नौइयत की है, उसके ठीक होने के किस कदर इम्कानात हैं और कितनी उम्र पे जाके ये चंबल बहुत बेहतर हो सकती है। एनी हाउ, ऑन एन एवरेज चंबल की अगर बात की जाए बच्चों में, तो ज़्यादातर वो बच्चों के फेस या बाजुओं को या एक्सपोज्ड पार्ट्स जो कि कपड़ों से बाहर जिस्म के अज़ा हैं उनको ज़्यादा मुतासिर करती है। और ज़्यादातर देखने में आपको शुरू में बच्चों की स्किन के ऊपर ड्राइनेस या क्रैकिंग और छोटी छोटी स्किन के स्केल्स नज़र आते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में छिलके बोलते हैं। तो ये शुरू के कुछ अलामात होती हैं। अगर इसी स्टेज के ऊपर बच्चों को अच्छे से मॉइस्चराइज़र या लुब्रिकेंट्स दे दिए जाएं तो सम टाइम्स ये देखा गया है कि चंबल बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। बट अगर उसको बच्चे कॉन्टीन्यूसली स्क्रैच करते रहें, ख़ारिश करते रहें, या उसके ऊपर हम कुछ इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर दें जिनसे वो चंबल इरिटेट हो जाए, तो चंबल बढ़ भी सकती है। और बढ़ने के बाद वो किस किस्म की अलामात शो कर सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी निकल सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पस पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा उसमें रेशा नुमा दाने बन सकते हैं। तो कई दफ़ा मेरे पास जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं बच्चों में, उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स के ज़ख़म बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा रेशा रिश्ता होता है। सो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि चंबल को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए हमें बहुत इनिशियल स्टेजेस के ऊपर बच्चे को मॉइस्चराइज़र या लुब्रिकेंट्स लगाने होंगे, जिससे ये कदरे चांसेस हैं कि उसकी चंबल बहुत ज़्यादा बढ़ने से हम बचा सकते हैं।
तो अब हम बात करेंगे हाउसवाइफ एक्जिमा के बारे में या औरतों में चंबल की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी है वो डिटर्जेंट एक्सपोजर की वजह से एक्जिमा है। फॉर सम रीज़न जेनेटिकली कुछ फ़ीमेल्स प्रोन हैं या कुछ फ़ीमेल्स को मौरूसी तौर पर चंबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जब वो साबुन सरफ से ज़्यादा एक्सपोज होती हैं तो उनके चंबल के बढ़ने के या लंबे अरसे तक चलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सी एडवाइस ये है कि अगर वो अपने डिटर्जेंट वाले कामों को थोड़ा लिमिट कर लें या बहुत सारा डिटर्जेंट एक्सपोजर से बचने के लिए कुछ सेफ्टी ग्लव्स यूज़ कर लें तो उनकी चंबल बहुत हद तक बेहतर रह सकती है। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में और हमारे सोशल सेटअप्स में फ़ीमेल्स को काम तो करने पड़ते हैं और घर के कामों का कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा, उनको डिश वॉशिंग भी करनी होगी, कपड़े भी धोने होंगे, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अपने हाथों पे कोई अच्छे से सेफ्टी ग्लव्स पहन सकते हैं जिससे हमारे हाथ डायरेक्ट केमिकल एक्सपोजर में ना आएँ और इस तरीके से चंबल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। याद रखें, चंबल की शुरू की अलामात सिर्फ खुश्की, ड्राइनेस या क्रैकिंग ऑफ स्किन हो सकती है। अगर उसी स्टेज के ऊपर आप अपनी स्किन के ऊपर अच्छे लुब्रिकेंट्स लगा लेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि चंबल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सो चंबल के लिए आमतौर पर हम जो लुब्रिकेंट्स लगाते हैं वो बहुत कॉमनली मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, तो हम इनको अंडर एस्टिमेट ना करें तो बेहतर है। सिंपल प्लेन पैराफिन विच इज़ अ वैज़लीन वो आराम से आपको मिल जाती है बाज़ार में, और इसके बहुत सारे डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं। आप इसे वैज़लीन के नाम से भी ले सकते हैं, आप इसको हाइड्रेक्स जेल के नाम से भी ले सकते हैं। इसके अलावा ईडम जेल और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि वैज़लीन को मार्केट करते हैं। सो किसी भी किस्म की वैज़लीन या वैज़लीन टाइप आप पैराफिन बेस्ड जेल ले लें और उसको बेतहाशा बार बार हाथों पर लगाएं। ख़ास तौर पे जब आप डिटर्जेंट का काम करें तो उसके बाद लाजमी तौर पर हाथों पर वैज़लीन या इमोलिएंट की एक जेल लगाएं। अगर कुछ लोगों को वैज़लीन के साथ बहुत ज़्यादा ग्रीज़ी फीलिंग्स आती हैं या वो समझते हैं कि उनके हाथों पे बहुत ज़्यादा ऑयल सा आ जाता है या बहुत थिकनेस सी उनको फ़ील होती है, तो दे कैन ऑल्सो यूज़ सम लोशंस। बहुत सारे लोशंस भी मार्केट में हैं जो कि ज़रा पतले होते हैं, थिन हैं और जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ग्रीज़ी फीलिंग्स नहीं देते। उनमें भी बहुत सारे लोशंस हैं जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। आप गाहे बगाहे उनको हाथों पे लगाते रहें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और लोशंस को ख़ास तौर पे तब लगाएं जब आपने डिटर्जेंट के साथ अपने हाथों को एक्सपोज़ किया है, तो सून आफ्टर वॉशिंग समथिंग आप उनको हाथों पर लगा लें ताकि ज़्यादा देर के लिए हाथों पर ड्राइनेस ना रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ इस वक्त मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि चंबल में डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ किस्म के स्टीरॉइड्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको हाथों पर लगाने से बहुत ज़्यादा सोजिश और चंबल की अलामात कम हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स को ये नहीं पता कि स्टीरॉइड्स की कौन सी स्ट्रेंथ हाथों पर लगानी है, कितने दिन के लिए लगानी है और उसको किस रूटीन से फॉलो करना है। सो व्हाट दे डू इज़ कि उनको अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन मिलती है चंबल से रिलेटेड किसी भी स्टीरॉयड ऑइंटमेंट की या क्रीम की, तो दे टेंड टू अप्लाई इट फॉर डेज़, वीक्स एंड मंथ्स। तो उससे क्या होता है कि बेतहाशा स्टीरॉयड्स के लगाने से आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता पतली हो जाती है, ये दवाई बर्दाश्त करने की सलाहियत खो देती है और आपकी स्किन का एक्जिमा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो जाता है, यानी इसको स्टीरॉयड की आदत हो जाती है। हमारी सोसाइटी में हर किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए, बीमारियों के लिए इंजेक्शन लगवाने का रुझान बहुत ज़्यादा है और यही रुझान मैंने चंबल के पेशेंट्स में देखा, क्योंकि मेरे पास आने से पहले बहुत से पेशेंट्स जो अपनी हिस्ट्री बयान करते हैं तो पता ये चलता है कि दे आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग वीकली इंजेक्शंस। तो ये बहुत ही मुज़र हैं। चंबल के कोई ख़ास किस्म के इंजेक्शन ट्रीटमेंट नहीं हैं, किसी भी किस्म के कोई इंजेक्शन ट्रीटमेंट्स चंबल के लिए लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए नहीं हैं। अगर चंबल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, अनकंट्रोलेबल है, दवाओं से कंट्रोल नहीं आ रही, तो मे बी वंस और ट्वाइस आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद इंजेक्शन लगवाना चाहिए। लेकिन आदतन हैबिचुअली अगर आप वीकली इंजेक्शंस लगवा रहे हैं या आफ्टर एवरी फ्यू डेज़ आप टीका लगवा रहे हैं तो मोस्टली ये टीके स्टीरॉयड बेस्ड होते हैं और इन टीकों के बेजा इस्तेमाल से आपको शुगर और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चंबल तो जो बिगड़ेगी सो बिगड़ेगी, बट आपको शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी मुहलिक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो किसी भी किस्म के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए, ख़ारिश के लिए, चंबल के लिए या इस किस्म के और दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए या किसी किस्म की दूसरी बीमारियों के लिए आप इंजेक्शन की हैबिट्स मत बनाएं, उसको प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ लेकर जाएं, डॉक्टर से तशख़ीस करवाएं और उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएं। आज हमने बात की चंबल की, इसकी डिफरेंट रीज़न्स की, इससे बचने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की, डिफरेंट एज ग्रुप्स में चंबल की मुख्तलिफ़ किस्म की जो शक्लें नज़र आ सकती हैं उनकी। आई होप इस वीडियो
वीडियो से आपकी बहुत सारी छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस दूर हुई होंगी, लेकिन चूँकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ये एक बहुत ही गहराई में जाने वाला और इसके बारे में बहुत एंडलेस डिस्कशन हो सकती है, तो आई एडमिट कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को टच नहीं किया होगा। अगर कोई ऐसे एस्पेक्ट्स जो मैंने आज की वीडियो में चंबल के बारे में डिस्कस नहीं किए तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, ताकि हम उनके ऊपर भी बात करें और आपकी चंबल के बारे में जो आगाही है उसमें इजाफ़ा कर सकें।